नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। आज के हमारे मेहमान हैं सत्यानंद जी। आप APCCF हैं, वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश शासन में। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। जी धन्यवाद। हाल ही में सर अभी ये वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है, बल्कि इसका समापन कल ही हुआ है। हर साल अपन मनाते हैं, कुछ नए एजेंडा के साथ आते हैं, काफ़ी बच्चे भी नए लोग भी आते हैं। तो इस बार के एजेंडा में सर कुछ भविष्य के लिए या इस आने वाले वर्ष के लिए कोई रणनीति अगर आपने तय की हो तो? देखिए, वन्य प्राणी सप्ताह मनाने का मूल उद्देश्य तो ये है कि लोगों में वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित की जाए। विशेषकर हमारी नई पीढ़ी को। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूली बच्चों का ज़्यादा इसमें समावेश होता है। तो मूल उद्देश्य तो अवेयरनेस जनरेशन या जागरूकता विकसित करना, ताकि लोग वनों के महत्व को समझें, वन्य प्राणियों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण में वन विभाग का सहयोग दें और वो भी सहभागी बन सकें। जब ये कार्यक्रम होता है सप्ताह में, तो उसमें आपकी संगोष्ठी भी होती है, तो कुछ बच्चों के सवाल जवाब भी होते होंगे। उसके बाद भी कभी ऐसा मौका आता होगा कि उसका इम्प्लीमेंट किया जा सके, या जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उस हिसाब से? हाँ, कुछ विचार आते हैं और उनमें कई सारे बहुत अच्छे विचार भी आते हैं। जैसे प्लास्टिक के उपयोग पे कई बार कंसर्न शो करते हैं बच्चे भी। जी। आपने सुना होगा कि इस बार मंत्री जी ने घोषणा किया समापन समारोह में कि 1 जनवरी 23 से हम लोग सभी पार्कों में प्लास्टिक की एंट्री बैन करेंगे। अभी जैसे प्लास्टिक की बोतलें लेकर के टूरिस्ट जाता है अंदर, जी, तो उसके स्थान पे माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हम लोग स्टील की बोतलें वहाँ पे रखेंगे रेंट पर, और वो लेके जाएं अंदर, फिर बाहर आएँ तो उस बोतल को वापस कर दें। या अगर कोई ख़रीदना चाहता है परमानेंटली तो वो भी उनको दिया जा सकता है। आपके जो वाइल्ड लाइफ विभाग है, उसके लिए सबसे अच्छी तारीफ़ की बात है कि आप लोगों की जो पॉलिसी है, आप लोगों का जो एग्जीक्यूशन है, वो पूरे हिंदुस्तान में उसकी सराहना होती है और उसे लोग फॉलो करते हैं, बाकी स्टेट्स। जी। तो आप दूसरों से कैसे भिन्न हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं? दूसरों से भिन्न की बात नहीं है, सभी प्रदेश अपना अपना योगदान करते हैं, प्रयास करते हैं। जी। लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश में कई सारे इनोवेशंस हुए जी। और संरक्षण की दिशा में वनवासियों के बीच का जो संबंध है उसको समझते हुए हम लोगों ने जो संयुक्त वन प्रबंधन की जो रणनीति अपनाई, जी, तो वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लगभग 15,000 वन समितियां गठित हुई। और आज जो हमारा कुनबा बढ़ रहा है, बाघों का या जंगल का जो एरिया बढ़ रहा है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता का और वन्य क्षेत्र के रहने वाली जनता का बहुत बड़ा योगदान। और अभी इस वर्ष में कुछ नवाचार हुए हैं आपके? एक तो सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि नवाचार मध्य प्रदेश में ये है कि हम लोग एक्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करते हैं। मतलब अगर कहीं किसी जगह पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने या हमसे पूर्व के अधिकारियों ने ये विचार किया कि नहीं, ये हैबिटेट अच्छा है किसी जगह पे, और वहाँ किसी एंथ्रोपोजेनिक रीज़न के चलते या मनुष्यों के कारण से अगर किसी जगह पे कोई प्रजाति नष्ट हो चुकी है, उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे समाप्त हो चुकी है, तो उनको हम पुनः स्थापित करते हैं। जैसे बांधवगढ़ में गौर का इंट्रोडक्शन किया गया, और आप ये जानते होंगे कि कान्हा नेशनल पार्क एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पर कि हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा स्वैम डियर या बारहसिंगा वहाँ पे पाया जाता है, और उसको बचाया गया। एक बार बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है और उसकी संख्या बहुत कम हो गई थी, और पूरे दुनिया में केवल कान्हा नेशनल पार्क में बचा था। तो अब उसको फिर हम लोग एक्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के तहत वहाँ से उठा करके सतपुड़ा नेशनल पार्क में उसका एक पॉपुलेशन इस्टेब्लिश किया गया है। वहाँ कुनबा बढ़ रहा है उनका, वन विहार में लाया गया है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अभी जो घड़ियाल हैं उनको मुरैना से उठा करके केन घड़ियाल सेंचुरी वहाँ ले जाया गया, सीधी के पास। तो इस तरह की गतिविधियाँ हम लोग करते रहे। आप फिर से बधाई के पात्र हैं। एक पूरा विश्व देख रहा था कि कूनो में अभी जो चीतों को रिहेबिलिट किया, तो किस तरह की चुनौती थी? क्योंकि अमूमन ये तो चलता रहता है, वन विहार से आपने पेंच में शिफ्ट किया, पेंच से कान्हा में किया, कान्हा से बांधवगढ़ में किया, लेकिन जब कूनो में लेकर आ रहे थे तो पूरे देश और विदेश में सबकी नज़र थी। जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और अभी चुनौती ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है।
और ये जैसा कि आप जानते हैं 70 साल पहले चीता यहाँ पे घूमते थे और अब उनका पुनः बसाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा विशेषज्ञों ने बोला है कि कई बार चीतों को ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह पे ले जाकर बसाने के प्रयासों में पहले तो छोटी छोटी डिस्टेंस पे ही हुए हैं, बट उसमें 50% तक मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि कई सारा कैप्चर मायोपैथी होती है, फिर वहाँ पे दूसरे परिवेश में उनको ढलना होता है। रेजिस्टेंस जैसे इंसानों की रेजिस्टेंस पावर होती है, रूरल से अर्बन में चलेगा तो दिक्कत, अर्बन से चलेगा तो रूरल में ऑलमोस्ट वही है। वही है। बट ये जानवर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने परिवेश के प्रति, क्योंकि उनको परिवेश को मॉडिफाई करने की क्षमता उनमें नहीं होती, तो उस कारण से। और चीते आए हैं, देखिए हम लोग प्रयास में हैं कि उनका पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो सके। अभी तो खैर काफ़ी समय लगेगा उनको पूरी तरह से समायोजित होने में, बट प्रयास जारी है और चुनौतियाँ काफ़ी हैं। ये एक और चर्चाओं का विषय है कि इनका कोई नामकरण भी किया जा रहा है, तो क्या नामकरण? जंगलों में नामकरण होता है, जैसे अगर कोई टैगिंग होती है तो उसका आपने सुना होगा, टाइगर के केस में T1 T2 लोकल एरिया पे हो जाता है, जी जी, या पार्क के आधार पे हो जाता है, तो इनका भी किया जाएगा जब जरूरत होगी। बहुतों की राय है कि किया जाना चाहिए, फिर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं, जब आप किसी चीज़ को रेफरेंस करेंगे तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा, वरना आप किसी दूसरे को कैसे बता पाएंगे कि किसके बारे में बात कर। बिल्कुल ठीक है सर। अपने मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, 10-11 नेशनल पार्क हैं, और अभी जिस तरह से वाइल्ड लाइफ की आबादी बढ़ती जा रही है, तो रातापानी को भी आप घोषित कर रहे हैं नेशनल पार्क, या ऑलमोस्ट हो चुका, नोटिफिकेशन निकल चुका? नोटिफिकेशन नहीं निकला है, प्रस्ताव है अभी। अच्छा अच्छा। और उस पर विचाराधीन है, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में है। सर एक और बड़ा अहम है, गिर के शेरों को लाने की बात चल रही थी, जब मोदी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब से बात चल रही थी, तो वो चैप्टर अभी एजेंडा में है या नहीं? एजेंडा में है और पूरी तरह से है, अभी बंद नहीं हुआ है जी, लेकिन जब अनुकूल स्थितियां होंगी, जब हमारा जो उनका हैबिटेट है वो भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जी जी, तब फिर विचार करेगी सरकार। सर बफर जोन के लिए भी कुछ, जैसे नाइट सफारी और बहुत सारे चीज़ों के कुछ नए नियम आए, तो उससे क्या पर्यावरण को तो लाभ होगा ही, टूरिस्ट भी बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है? नहीं, देखिए, बफर एरिया में टूरिज्म हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं ताकि कोर एरिया के ऊपर प्रेशर कम हो। जी, जैसा आपने बताया कि टूरिस्ट हमेशा कोर में जाने को प्रयास रहता था, ये सोच कर कि वहाँ टाइगर दिखेगा। जी जी, टाइगर तो बाहर भी दिख सकते हैं, बफर में भी दिख सकते हैं, हमारे सामान्य वनमंडल के जो एरियाज हैं, जैसे भोपाल आप देख रहे हो, यहाँ भी दिख सकते हैं, तो वैसी कोई स्थिति नहीं। एक जो आपका एक जो इको सेंसिटिव जोन बना हुआ है, जो आपकी जो कोर एरिया के बाद का जो बफर जोन होता है, जिसमें एक बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जी जी, तो वो कैसे कंट्रोल हो पाते हैं? क्योंकि जो अर्बनाइज होते हैं या गांव वाले होते हैं, वो दुकान भी लग जाती है। हाँ, देखिए, ये जो इको सेंसिटिव जोन है वो बफर एरिया को इंक्लूड करके, या जहाँ बफर नहीं है वहाँ पे एक निश्चित दायरे में इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के प्रस्तावों पे। तो उस एरिया में वो भी मल्टीपल यूज़ एरिया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन उसका मैनेजमेंट प्लान बन जाता है। अभी हमारे लगभग सारे पार्क्स में, पन्ना को छोड़ दें तो सारे पार्क्स का इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई हो चुका है, और एमपी टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से उसके जोनल मास्टर प्लान भी बनाए जा रहे हैं। जी जी, और हर एक इको सेंसिटिव जोन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी है, लोग वहाँ के कमिश्नर की अध्यक्षता में, जो इसका क्रियान्वयन और जो एक्ट में जो प्रोहिबिटेड गतिविधियाँ हैं जी, कुछ रेगुलेटेड गतिविधियां हैं और कुछ प्रोमोटेड गतिविधियां हैं। तो जो प्रोहिबिटेड है वो तो नहीं करना है जी। जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट वाला कोई फैक्ट्री, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एरिया को वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित करना चाहते हैं तो उसमें आप नहीं करना चाहेंगे। और कुछ प्रोमोटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाना, या वहाँ के वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएँ करना, तो ये सब है। और कुछ रेगुलेटेड है जो, तो ये लोग इस एरिया में जो वायलेशन होगा उसके लिए हु विल बी द रिस्पांसिबल? अपने यहाँ के जो लोकल आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो महकमा वो होगा, या एसडीएम के पास? जैसा मैंने बताया कि चूंकि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है, तो इसमें हम लोग सूचित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोकल एरिया कमेटी, जो अपनी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो समिति बनी है जी, मॉनिटरिंग समिति, वो इसका संचालन करेगी। सर एक और, जैसा आपने बताया कि नाइट सफारी भी हमने शुरू की है, बांधवगढ़ में भी आ रहे हैं, बाकी जगह पे भी बहुत आ रहे हैं लोग, तो ये जो
आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि एक हाई क्लास फैमिली वहाँ पे अफोर्ड कर पाती है। एक जो आम जन है वो फ़ोटो से काम चला रहे हैं, वीडियो से काम चला रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं कहेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के दरों में। जी। और हमारे यहाँ ये है कि जो वहाँ पे ये जो पैसा आता है, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी टूरिज़्म का पैसा आता है वन विभाग के पास, वो सारा का सारा लोकल ग्रामीणों पे खर्च होता है। तो उनको 33% पैसा तो सीधे उनके समिति के खाते में चला जाता है। जी। बाकी जो टूरिज़्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या उनके क्षेत्र में जो बफर में ये कुछ कार्य कराने के लिए, ये सब गतिविधियां सब वहीं पे फ्लो बैक होता है। तो इसमें सरकार को एक पैसे की आमदनी या रेवेन्यू के रूप में नहीं आता। एक और सर कि ये जो अगर जितने भी टूरिस्ट आते हैं सारे नेशनल पार्क्स में, अगर उसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो टूरिस्ट है वो मात्र 1 या 2% होता है। बाकी सारे बाकी स्टेट से आके हमारे मध्य प्रदेश में आके देख के जाते हैं। वो तो किसी प्रदेश का कल्चर होता है। आप देखिएगा, वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। जी। बिहार से कम आएंगे। तो उसी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रदेश के कम से कम पार्कों को जाना चाहिए, घूमना चाहिए। जी जी, ये आपने सही बात कही। सर, ये जो आप एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, जो नए नवाचार की अगर अपन बात करते हैं, जो नाइट सफारी की आपने बात की है, उसमें जो NTCA ने फिर ये कह रहे हैं कि साहब नाइट सफारी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। नहीं, इसमें डिस्टर्बेंस तो देखिए, कोई भी कहीं जंगल में जाता है तो डिस्टर्बेंस तो होगा, बट डिस्टर्बेंस कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये बात है। नाइट सफारी हम कोर एरिया में नहीं करते हैं। जी जी, केवल बफर एरिया में करते हैं। और बफर इसीलिए बनाए गए थे कि वो मल्टीपल यूज़ एरिया है, उसमें से न तो गांव को हटाते हैं, जी जी, गांव वाले भी रहते हैं, उनकी प्रक्रियाएं भी चलते रहती हैं। जी जी, तो इसलिए मेरी समझ से, मेरा व्यक्तिगत सोच तो ये है कि वहाँ पे नाइट सफारी किए जाने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए जी। और अभी तो स्थिति यही है। सर, मध्य प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य है जहाँ पे जिसे कहा जाता है तेंदुआ और भेड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत अच्छी जनसंख्या है। तो इन 2 प्रजातियों की अच्छी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकियों की जो नहीं बढ़ पा रही वो क्या कारण हो सकता है, या ये बढ़ रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है, अगर दोनों को अगर देखा जाए? क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। नहीं, रहते हैं, लेकिन हर जानवर का एक फंक्शनल निश होता है, इकोलॉजिकल निश होता है जी। मतलब उनका जो फंक्शनल स्पेस होता है जिसमें वो खान पान करते हैं अपना और अपना प्रजनन करते हैं। अब हम स्थितियों को, अगर उनके हैबिटेट को इतना मैनिपुलेट कर दें जी ताकि इनमें से दोनों गतिविधियां ना हो सकें, तो फिर उनके अस्तित्व पे खतरा होता है। तो बेसिकली आपका जो सवाल है कि क्यों कम हुए, या तो उसका मूल कारण यही है कि उनके हैबिटेट को, उनके पर्यावास को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं अपने मनुष्यों की गतिविधियों के चलते। तो उसी को कम करने के प्रयास में सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। सभी जगह आप मनुष्यों को हटा नहीं सकते जी जी, तो इनका रहना भी ज़रूरी है, मनुष्यों का भी रहना ज़रूरी है। तो एक सामंजस्य बैठाने की बात है। तो सर, एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे कुछ चर्चा बढ़ाएंगे जी।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। जी सर 95 और 2000 के बीच में एक दो पक्षी थे, खरमोर और बी ग्रेट इंडियन बस्टर। जी इनके संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ प्रयास उस ज़माने से किए जा रहे हैं, मतलब आज हो गया उस बात को भी 31 साल हो गए। जी जी बहुत समय से हो रहा है। तो किस तरह के प्रयास जारी हैं और अपन कहाँ तक सफलता मिल पाई है, या भविष्य में मिलेगी नहीं मिलेगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर जीव प्रजाति का एक फंक्शनल स्पेस होता है, तो इन दो प्रजातियों का स्पेस जो है, जो पर्यावास है, वो ग्रासलैंड्स है। और कालांतर में हमारे मोस्टली सारे ग्रासलैंड कन्वर्ट हो गए खेतों में। कल्टीवेशन के लिए, मनुष्यों के खान पान के लिए वो ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस समय जो भी विजडम रहा हो हमारे पुरखों का, उस तरह से उसका उपयोग किया गया। तो इनके पॉपुलेशन बहुत कम हो गए क्योंकि हैबिटेट कम हो गए। तो जो ये खरमौर के लिए अभयारण्य नोटिफाई होते हैं, तो वो मोस्टली रेवेन्यू एरियाज़ में हो जाते हैं, क्योंकि खेतों में आके ये प्रजनन किया करते थे। अब वो भी जहाँ अनुकूल वातावरण पाते हैं वहाँ पे प्रजनन करते हैं। कई बार वो शिफ्ट हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अस्तित्व ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे करेरा से ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह रहा होगा, और वहाँ पे ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आना बंद हो गए थे। इसीलिए प्रदेश शासन ने उसको डी नोटिफाई किया। ये जो सैलाना भी हुआ करता था, सैलाना है अभी, और सैलाना में क्या है कि जो लोकेशन चेंज हो गया, अभी जो पक्षी आ रहे हैं वो उनकी नेस्टिंग कहीं और होने लगी, तो इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया उनका। नेशनल पार्क में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रह सकती हैं। जानवर जी। कहाँ जा रहा है उसे आप रोक सकते हैं। जी। उसकी हाली बीमारी अगर पता पड़ रही है कि कोई नई तरह की बीमारी है, मेरे ख्याल से ये जो बर्ड सेंचुरी होती हैं ये थोड़ी सी टफ रहती होंगी, वहाँ पे बर्ड्स को कंट्रोल करना अपने हाथ की शायद बात ना रहती हो। शायद यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर बर्ड सेंचुरी की बात की जाए तो केवल राजस्थान का भरतपुर वही जाना जाता है, बाकी जगहों पे नहीं, सब। और भी हैं कुछ कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जैसे बिहार में है और इधर आंध्रा में है। बट आप सही बोल रहे हैं कि बर्ड तो फ्लाइंग एनिमल है, तो वो कहीं से कहीं चले जाते हैं, तो जी। उनका, बट अल्टीमेटली उनके हैबिटेट को जितना हम लोग संभाल के रखें। जी जी जैसे वन विहार आप जिस लेक के बगल में बैठे हैं, यहाँ ये भी बहुत अनुकूल वातावरण में है पक्षियों के लिए, और विशेष करके विंटर बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, अगर अमंग्स द आपके जितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जी नेशनल पार्क्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जो आपके पास रेवेन्यू आता है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उससे मीट आउट नहीं कर पाते, लेकिन बांधवगढ़ आपका बहुत अच्छा चलता है। तो बांधवगढ़ में क्या विजिटर्स ज़्यादा, टूरिस्ट ज़्यादा पहुंच रहे हैं, या क्या उसकी जोग्राफी कंडीशन, क्या ऐसा क्या है? जी हाँ, बांधवगढ़ की विशेषता यह है कि बहुत ज़्यादा बाघ कम एरिया में भी मौजूद है, तो उसके चलते विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो इसलिए जो ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं हमारे, वो टाइगर के पीछे ही भागते हैं। तो ये कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आगे बढ़ गया। लेकिन अगर आप जंगल की बात करें और जैव विविधता की बात करें, तो हमारे सारे जंगल उतने ही अच्छे हैं। और अगर कोई जाकर के उसमें बाकी चीज़ों को देखे, तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, क्योंकि टाइगर तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, जी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। जी जी। लेकिन अन्य वन्य प्राणियों के बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अक्सर ये देखा है, जब जंगल सफारी से जब जीप से लौट के आते हैं तो या तो वो मायूस हो जाते हैं कि साहब हमें बाघ नहीं दिखा, या बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमें बाघ दिख गया। जी जी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे जीव को देख करके खुश होते हैं। खुश होते हैं। कोई उल्लू की प्रजाति देख के खुश होते हैं, कोई गिद्धों की प्रजाति देख के खुश होते हैं, अन्य जो हमारे जानवर हैं उनको भी देखते हैं। सर वन विहार की बात करते हैं जहाँ अपन बैठे। जब ये शुरुआत हुई थी तो इसके पीछे जो उद्देश्य होगा आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि लोग जागरूक हों और समझें, प्राणी को समझें, और उनको इस बारे में बहुत सारी जानकारी हो जिससे कि वो आगे भी उसको पास ऑन कर सकें। लेकिन आज की तारीख में एक गेट से लोग आते हैं और दूसरे गेट से निकल जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ तालाब देख लेते हैं, हाउ हो जाती है, तो सॉर्ट ऑफ टूरिज़्म स्पॉट बन गया है। तो खैर अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा स्पॉट है, भोपाल के लिए सौगात है। लेकिन क्या ऐसी कोई योजना भी हो सकती है कि जिसमें अगर गेस्ट आ रहा है तो उस गेस्ट को, या जहाँ जहाँ आपके जैसे कछुआ है, कछुए वाला सेगमेंट है, या टाइगर वाला सेगमेंट है, या घड़ियाल वाला है, तो वहाँ अगर आपका स्टाफ रहकर
ये बता सके कि साहब ये इसकी प्रजाति है, ये है, इसके बारे में सारी चीज़ें उसकी हैबिट्स के बारे में बताए? नहीं, हमारे स्टाफ रहते हैं और बताते भी हैं, और उनको सहूलियत के लिए भी रहते हैं और उनको जो जानकारी देनी होती है उसके लिए भी रहते हैं। बट देखिए, एक लार्ज पॉपुलेशन में हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले होते हैं, कुछ लोग चलते फिरते होते हैं, तो उसमें और शहर है, कई लोग इसको बड़ा सुकून भरे जगह समझते हैं तो आकर कुछ समय बिता के जाते हैं। कुछ बच्चे आते हैं काफ़ी इंटरेस्ट से, मैं देखता हूँ कि कोई भी ड्रेस वाला खड़ा है तो उनसे पूछते हैं और समझना चाहते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, और ये चिड़ियाघर भी है, नेशनल पार्क भी है, तो इसमें हमारा दोनों उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो अपने यहाँ जो स्टाफ रहता है, वर्दी में रहते हैं, उनको पूरा ज्ञान होगा? जो जिस बाड़े पे उनकी ड्यूटी है, क्योंकि दिन रात वो जानवर के बिहेवियर को वॉच करते हैं, तो उनके पास निश्चित तौर पे दूसरों से ज़्यादा ज्ञान है। सर, अब बात करते हैं एक जो चिंता का विषय है, ये जो जहाँ हम बैठे हैं सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, चंदनपुर की पहाड़ियाँ, ये आपके ही विभाग के क्षेत्र में आया करता था, रिजर्व फॉरेस्ट में आता था शायद। ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बनती चली, कुछ सरकारी संस्थाओं ने बना लिया, कुछ गैर सरकारी संस्थाओं का बिल्डिंगें बनती चली गई। तो अब यहाँ पे टाइगर भी भ्रमण कर रहा है, तो जिसके साथ मानव प्राणी के साथ जो द्वंद्व चल रहा है टाइगर का। फॉर्चुनेटली भोपाल में अभी द्वंद्व की स्थिति नहीं है जी। एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की स्थिति है भोपाल में। देखिए, जो टाइगर है उसके बारे में कहा गया है कि ये परफेक्ट जेंटलमैन है, तो ये खुद ही अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट को। हम लोगों ने जो कैमरे लगाए हैं उसमें कई सारे वीडियोस में ऐसा आता है कि टाइगर वेट कर रहा है, अगर ट्रैफिक है, और ट्रैफिक जब गुजर जाती है तब फिर उसी रूट को वो यूज़ करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, भोपाल में टाइगर है। और अभी जैसे मैनिट का जो एक नाले के माध्यम से उनका जो बाउंड्री वाल के नीचे से टाइगर घुस गया है वहाँ पे, तो उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं। वहाँ पे अपील किया है सारे स्टूडेंट्स को कि उस तरफ ना जाएं, क्योंकि वो एरिया एक तरह से इनवैलिड स्पेस है, जो मैनिट के नीचे वाला एरिया है, और उसी एरिया में आया है। तो स्थिति ये है कि हम लोग वेट करें कि वो चला जाए वहाँ से, तो उसके बाद फिर वो बाउंड्री वाल को कंप्लीट कर लेंगे, तो वो समस्या का हल हो जाना चाहिए। क्या कभी ऐसी स्थिति भी हो जाएगी कि मैन ईटर हो जाए? ये कभी भी कहा तो कुछ नहीं जा सकता, जानवर है, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, या होगा? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ऐसा ना हो। क्या है सर, अब तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें लोग बिल्कुल पास जा के बनाने की कोशिश करते हैं, फोटो बनाने की कोशिश, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि अल्टीमेटली टाइगर एक बीस्ट है, और उससे बच के रहना है। किसी भी जानवर का जो एक मिनिमम दायरा होता है, उसके अंदर आप जाएंगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि टाइगर खुद ही अवॉइड करता है, बट अगर आप ओवर स्टेप करेंगे तो कोई भी घटना हो सकती है। तो बच के रहना है। शाम को तो निकले ही ना, साइकिलों पे ना निकलें, खासकर बच्चों को लेकर के बिल्कुल ही इन एरियाज़ में, वाल्मी वाले साइड में या कलियासोत डैम के पास या इधर बिल्कुल ही ना जाएं। ये देखिए, ये सारा इलाका पहले जानवरों से भरा पड़ा था। धीरे धीरे हमने इंक्रोच किया है उनके परिवेश में। ठीक कह रहे हैं। तो इतना तो सम्मान देना पड़ेगा कि वो अगर आया है तो उसको सम्मानपूर्वक अपनी गतिविधि करके जाने दें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बाउंड्रीज़ में कहीं पे टूट फूट हुई है इन कैंपसेस में, तो उसको ठीक करवाएं उनके माध्यम से। क्योंकि एक इंसानी फितरत भी है ना, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो शेर बेचारा वो देख के इधर चुपचाप बैठा हुआ है, उसके पास जाके वीडियो बना, नहीं, वो बहुत गलत है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि यार यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, शेर आ जाएगा। तो लोग खड़े होकर यही बात करते हैं कि यार इंसान बड़ा है कि शेर बड़ा है, ये टाइगर बड़ा है, क्या है, क्या ये उसका होगा क्या? ये तो मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, वो समझें कि कौन बड़ा है। ईश्वर के लिए तो सब बराबर है। सर, आने वाले स्थिति में इस टाइगरों की जिस हिसाब से अपने भोपाल के एरिया में सराउंडिंग्स में जो चल रही है, तो क्या आने वाले समय में मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट को शिफ्ट करना तो मुश्किल होगा कि किया जा सकता है? कभी कोई आदेश आ जाए? वैसी कोई स्थिति नहीं है, इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया जाना एडवाइजेबल भी नहीं है। बट कालांतर में, जैसे अभी आपने पूछा था रातापानी सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की बात, तो फिर प्रोटेक्शन मेजर्स, और यहाँ पे हम लोग जो भोपाल में एक जो इकाई है
जी। तो टाइगर प्रबंधन, वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमने जैसे चंदनपुरा की पहाड़ी की बात की, धीरे धीरे सरकारी और गैर सरकारी संस्था आती चली गई। भोपाल ज़िले में एक समरदा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, बड़ा अच्छा फॉरेस्ट है, जहाँ पे काफ़ी अभी भी जंगल महफूज है, जानवर भी हैं वहाँ पर। तो क्या इसकी तरफ भी आपका विभाग अगर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे तो ब्रीडिंग भी बढ़ जाएगी, जानवर भी बढ़ जाएंगे और फॉरेस्ट भी महफूज रहेगा? आपकी चिंता सही है, बट समर्धा मैं देख रहा हूँ, मैं डीएफओ भोपाल भी रहा हूँ 2005 से 8 तक, तो मैंने देखा है काफ़ी करीब से। बहुत अच्छा जंगल है, बहुत अच्छा संरक्षित हुआ है, संरक्षित और काफ़ी घना हुआ है पहले की अपेक्षा। तो वहाँ पे 2 गांव हैं, तो प्रेमपुरा और समर्धा। समर्दा जी। तो अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है उसको सेंचुरी बनाने का या अभयारण्य बनाने का, लेकिन कालांतर में जब जैसी स्थिति होगी, क्योंकि वो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर आप उन्हें रिहेबिलिटेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं ना, तो वो लोग भी खुशी खुशी जा सकते हैं और फिर बहुत बड़ा एरिया कवर्ड हो जाएगा। उसको अगर आप उसकी टोपोग्राफी और ज्योग्राफी देखें तो वो टोटल पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। उधर महादेव पानी भी है, इधर ये समर्दा भी है और सारी चीज़ें में वो फिट कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन वो भविष्य की बात है, अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। तो सर, आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत विषयों पे आपने जवाब दिए, बहुत सारे लोगों को इससे अवेयर भी होंगे। अब आखिरी अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो? मेरा आम जनता के लिए तो संदेश यही है कि ये समझकर कि ये धरती हम सभी के लिए है, कीड़े मकोड़ों से लेकर के जो हम नहीं समझते हैं कि जीवित हैं, कई सारे लोग समझते हैं कि पौधे जीवित नहीं हैं, लेकिन वो भी जीवित हैं। तो इन सब के लिए पृथ्वी है और इन सब का हम लोग सम्मान करें, क्योंकि इनके बिना हमारा अस्तित्व बिल्कुल नहीं। अगर पौधे ना होते तो कोई भी जीव धरती पे नहीं होता। और जितना ज़्यादा समझ सकते हैं आप, जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इनके बारे में, आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे इतने बहुत खूबसूरत ज्ञान की बातें, प्रकृति के बारे में बहुत सारे चैनल्स हैं, उससे मिल सकती हैं। तो उसको समझें, सम्मान करें और अपना भविष्य की चिंता करके सुरक्षित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अगली बार फिर हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।